बिजली बिल से कांग्रेस में दौड़ा करंट, तेल के बड़े दाम से भी मिली ऊर्जा। अब सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, उपचुनाव में मुद्दों से भड़केगी आग। पेट्रोल डीजल महंगाई की मांग वापस लो, नरेंद्र मोदी सरकार। सत्ता जाने के करीब 2.5 महीने बाद कांग्रेस सड़कों पर दिखी। अब तक कोरोना कर रही कांग्रेस में अचानक बिजली बिलों से करंट दौड़ पड़ा। रही सही आग भड़काए पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने। प्रदेश में पिछले 17 दिनों में पेट्रोल करीब 10 रुपये और लगभग इतने ही डीजल के दाम बढ़े हैं। उपचुनाव से पहले कांग्रेस जनहितैषी इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश में है। इसके लिए 24 जून से प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन का प्लान है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर बढ़ाने का उपभोक्ताओं को सीधा फर्क तो पड़ता ही पड़ता है, मगर डीजल पर बढ़ने के लिए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि अकेला डीजल के प्राइस उनकी कॉस्ट में 56% कंट्रीब्यूट करते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें 56% डीजल के भाव बढ़ने से असर होता है, तो सीधा सीधा महंगाई की आग में झोंकना हो गया। तख्ता पलट के बाद ये पहली बार होगा जब कांग्रेस 18 महीने पहले वाली कांग्रेस यानी विपक्ष की असली भूमिका में दिखेगी। कांग्रेस की रणनीति को धराशायी करने बीजेपी सरकार भी फैसले लेने में देरी नहीं कर रही है। गेहूं खरीदी का मसला हो या फिर बिजली बिलों का, सरकार ने बड़े फैसले लेने में देरी नहीं की। ये वही विपक्ष वाले हैं जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम पेट्रोल डीजल की कीमत कम करेंगे और इन्होंने बढ़ाई थी। तो इन्हें तो अधिकार ही नहीं है इस बात के कहने का। शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर फेंकेंगे क्या? वैसे तेल के दामों का कंट्रोल तेल कंपनियों के हाथों में है, जिसमें कुछ दिनों से उछाल है। लेकिन राज्य सरकार ने भी लॉकडाउन की भरपाई करने 1 रुपये का सेस लगाया, जिसे कांग्रेस मुद्दा बना रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि राज्य सरकार के सामने पहले से राजस्व की खराब हालत को सुधारने विकल्प क्या है। यदि कांग्रेस सत्ता में होती तो शायद वो भी यही करती। रही बात तेल और बिजली बिल चुनावी मुद्दे की, तो इस पर जनता ही फैसला करेगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस में करंट। करंट एक ऐसा शब्द है जिससे वैसे तो मन करता है कि दूर ही रहें, लेकिन करंट है भी बड़ा ज़रूरी। नदी में करंट होता है तो उसकी धारा तेज़ होती है, धारा तेज़ होती है तो स्वच्छ रहती है, बिजली का उत्पादन है तो वो भी होता है। जीवन में करंट रहता है तो जीवन में गति रहती है, ऊर्जा रहती है और हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। किसी राजनीतिक संगठन में भी करंट होता है तो वो जीवंतता के साथ उन मुद्दों को उठाता है जो जनहितैषी होते हैं और जनता से सीधे जुड़े होते हैं। इसीलिए करंट का होना पक्ष में भी बहुत ज़रूरी है, विपक्ष में भी बहुत ज़रूरी है और आप में और हम में भी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आम बोलचाल की भाषा में कई बार हम कहते हैं सब कुछ तो अच्छा है, करंट नहीं दिख रहा भाई साहब इस आदमी में, इस पार्टी में करंट नहीं दिख रहा। तो क्या कांग्रेस अब उस करंट से अपने को एनर्जाइज करने की कोशिश कर रही है? क्या वो उस ऊर्जा के साथ अब सामने खड़ी दिखेगी जिसकी ज़रूरत मार्च के बाद से, जब से वो सत्ता से हटी है, उसका तो आरोप है हटाई गई है, बीजेपी ने सरकार गिराई है, ऐसा कांग्रेस इसको बड़ा मसला बना रही है। अब पेट्रोल डीजल और बिजली को लेकर, और संयोग से ये दोनों विषय भी ऐसे हैं जो एनर्जी से जुड़े हैं और बिजली बिल तो करंट से भी जुड़ा है। तो कांग्रेस अब कोरोना का जो राग उसका चलता रहा था कि अभी तो कोरोना से निपटना है, हम नहीं चाहते कि अभी बैठकें शुरू कर दें, जनसभाएं शुरू कर दें। और करीब करीब 1 सप्ताह पहले जब बीजेपी की सक्रियता चुनावी क्षेत्र में हुई उपचुनाव को लेकर, तब भी कांग्रेस ने ये कहा था कि अभी ये सब करना उचित नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस खुद सड़क पर है, आरिफ मसूद जी तमाम तामझाम के साथ निकल पड़े हैं। लेकिन ये करंट असली तब प्रमाणित होगा जब कांग्रेस अपनी पूरी एनर्जी को चैनलाइज करेगी और बीजेपी के सामने एक मजबूत शक्ति के तौर पर खड़ी होगी और चैलेंज करेगी बीजेपी को। क्या ऐसा कर पाएगी ये वक्त बताएगा, लेकिन आज हम इस पर बात करेंगे क्योंकि उपचुनावों की चुनौती कांग्रेस के सामने भी उतनी है जितनी बीजेपी के सामने है, बल्कि कांग्रेस के सामने ज़्यादा है। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं सीनियर कांग्रेस लीडर और स्पोक्स पर्सन पार्टी के लिए दीप्ति सिंह जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और स्टूडियो में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक सुशील शर्मा जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सुशील जी, करंट बहुत ज़रूरी है
और इस करंट की ज़रूरत कांग्रेस को बीजेपी से अधिक है, क्योंकि बीजेपी में जो अधिक करंट था वो उसने मार्च में दिखाया और उस करंट का भरपूर प्रयोग करते हुए तगड़ा झटका कांग्रेस को दिया। अब बारी शायद कांग्रेस की है कि आप अपनी एनर्जी को अपने भीतर संगठित करके अपने को ऊर्जावान करें। किस तरह देखते हैं आप कांग्रेस की इन कोशिशों को? अब वो सड़क पर उतर रही है और बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। नहीं, बिल्कुल शरद जी, आप ठीक कह रहे हैं। अब वैसे आपने करंट की जो व्याख्या की राजनीतिक रूप में बहुत अच्छी है। कुल मिला के मुद्दा यही रहेगा कि किसी भी तरीके से जो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है जो अभी अस्त व्यस्त हो गया था और उस सदमे में था सरकार जाने के, उसको सदमे से वापस लाकर एकजुट करके इस सरकार के खिलाफ एक खड़ा करना, उस कोशिश की ये तैयारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि आप ये ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन करेंगे, इसमें संख्या को कोरोना की जो आपकी सावधानी है उससे कैसे नियंत्रित करेंगे। बीजेपी ने उसका तोड़ निकाला हुआ था, बीजेपी वर्चुअल उस पर चली गई थी। आप क्या वर्चुअल पे जाके ये सब कर पाएंगे? अगर भीड़ जुटाएंगे और कल को कहीं कोरोना के कहीं कोई संक्रमण फैलता है तो उसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस पर आएगी। कांग्रेस को इस बात को सोचना होगा। आप ठीक है, आपका कर्तव्य है कि आप सरकार को जगाने के लिए अगर ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई से संबंधित मुद्दे हैं, अन्य जो भी मुद्दे हैं, उनको लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं तो आंदोलन की रूपरेखा ऐसी स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी पलटवार बहुत तेजी से करती है। अगर आपके उसमें कहीं कोई खामी रहेगी, आप देखिए अभी नरोत्तम मिश्रा का जो आपने देखा होगा काउंटर, जो बाइट आपने चलाई है, उन्होंने सीधा कह दिया कि आपने तो 5 रुपए कम करने की बात की थी। तो इन काउंटर का भी आपको जवाब रखना होगा, अन्यथा बीजेपी मुझे लगता है आपसे ज़्यादा स्ट्रांग पलटवार भी करती है और उसका अपना कैडर भी है। ये चुनौती तो है और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इससे नावाकिफ़ है। दीप्ति जी, चुनौती गहरी है और जो झटका बीजेपी ने दिया है उस झटके से उभरना भी है और अपने अंदर ऊर्जा का संचार करके इसी बीजेपी के सामने खड़ा भी होना है। अब कांग्रेस ने सड़क पर उतरने का निर्णय कर लिया है। किस तरह की सोच है, किस तरह की दृष्टि है और कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी एक करंट देकर उनको भी ऊर्जावान करना है, उनको भी एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार करना है। कैसे देखती हैं आप कांग्रेस की सड़क पर उतरकर जन आंदोलन करने की इस रणनीति को? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी जनता के हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को लड़के जनता को एक ऐसी पार्टी से निजात दिलाया जो मध्य प्रदेश में काबिज थी और जनता को कहीं ना कहीं हर वक्त एक छल महसूस होने लगा था। तो जनता ने परिवर्तन चाहा और परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी। अभी मैं सुन रही थी, आपने कहा बहुत अच्छी बात है, इंसान के अंदर करंट होना चाहिए, पार्टी के अंदर करंट होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे करंट का मतलब ऊर्जा, तो ऊर्जा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत ऊर्जा है, मगर जो भारतीय जनता पार्टी ने करंट का जो इस्तेमाल किया, जो ऊर्जा का इस्तेमाल किया, वो गलत ढंग से, गलत तरीकों के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने प्रदेश में परिवर्तन लाई, जनता जनार्दन के निर्णय के साथ छल किया, एक कांग्रेस की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाकर काबिज हुए। तो ये सारी चीज़ें तो हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया। अब रही बात कि कांग्रेस ऊर्जा के साथ आ रही है, तो मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस ऊर्जावान पार्टी है और निश्चित तौर पे ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं, इन्होंने छल करके सत्ता में काबिज हुए हैं, तो इन्हें ये मंसूबों को पूरे नहीं होने देंगे। जनता के हक की लड़ाई फिर से लड़ी जाएगी और आगे लड़ते रहेंगे और उन्हें उनका हक दिलाएंगे। तो जनता के हक की लड़ाई लेकर, ये परचम लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। दीप्ति जी बड़े आत्मविश्वास से इस बात को कह रही हैं और रजनीश जी उसे सुनकर मंद मुस्कुराहट के साथ अपने उत्तर की तैयारी के साथ हमारे सामने प्रस्तुत हैं। आपने सुना तटस्थ प्रेक्षक सुशील जी को भी और आपकी काउंटर पार्ट दीप्ति जी को भी, कांग्रेस की सीनियर लीडर। क्या कहेंगे रजनीश जी? देखिए, आपने जो करंट की बात कही है बिल्कुल सही है। करंट का उपयोग अगर सही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन साहब, स्पार्किंग हो रही है और एनसीबी गिर रही है। वो प्रेमचंद गुड्डू जी के मामले में 3 विधायक किस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं आपको पता होगा। राकेश चौधरी जी के मामले में सुर्खी में 3 धड़े, अपने अपने उम्मीदवार अपने अपने तौर पर, जो 2 तो उसमें कांग्रेस में ही नहीं है हाँ अभी, तो उनको लड़ाने की बात कर रहे हैं। आपके यहाँ भी कई एमसीबी हिल रही हैं रजनीश जी, लेकिन जी आपके यहाँ भी कई एमसीबी हिल रही हैं। स्पार्किंग है कि नहीं ये नहीं पता। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक सुर में एक साथ। और मैंने कई बार कहा है, आपके चैनल पर भी कहा है कि ये चुनाव
जी। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से भी जो आकलन करने वाले राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके लिए भी शोध और अध्ययन का विषय होगा। तो इनकी एमसीबी तो करंट का जो तथाकथित रूप से आप बात कर रहे हैं उसमें भी ये हालत है कि स्पार्किंग हो रही है और एमसीबी गिर रही है। जी। मुझे लगता है कि विपक्ष के नाते निश्चित तौर पर अपनी भूमिका निभाएं, लेकिन वो धाक और साख कहां से लाएंगे साहब? आप अभी कोई 10-20 साल पुरानी बात नहीं कर रहे हैं। अभी 13 महीने पहले ही आप सत्ता में आए थे, 14 महीने पहले, और उसके बाद में आपने क्या किया? 5 रुपए और 3 रुपए घटाने की बात कही थी। सत्ता में बैठे फट से आपने बढ़ाने का काम किया। तो किस मुंह से आप ये बात करने वाले हैं? क्या ये आपका धाक साख विपक्ष के नाते भी एक राजनीतिक दल के नाते होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी। और जिन मुद्दों को लेकर अभी आप साल भर पहले ज्ञान देते थे, लोकसभा चुनाव के पहले भी कहा आपने, तो वो अब क्या बदल गए? तर्क बदल गए, तथ्य बदल गए, देश के हालात बदल गए? या देश के हालात तो और कोविड-19 के कारण संकट में पहुंचे हैं आर्थिक तौर पर, सबको पता है, किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है। तो ये कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, बताते कुछ है, तो उनके साथ में वो स्पार्किंग का मामला जाता है। जी। दीप्ति जी, आप कुछ कहना चाह रही थी रजनीश जी की टिप्पणी पर? जी बोलिए, जी कहिए अपनी बात। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे नेता कमलनाथ जी बोलते कम है, करते ज़्यादा हैं। मैं शरद भैया आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि 13-14 महीने पहले जो बिजली के बिल आए, आप आज के बिल से और 13-14 महीने पहले जो बिल बिजली का है उससे आप ही आकलन करके बताइए, क्या अंतर नहीं था? मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, क्या अंतर था या नहीं था? हमारी तटस्थता को तटस्थ रहने दीजिए, उस पर इस तरह के प्रश्न जो हैं वो जो देखने वाले हैं वो उनके मन में कई प्रश्न पैदा कर देते हैं, इसलिए मेरी परीक्षा मत लीजिए आप। जी 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 नहीं बिल्कुल आपकी परीक्षा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आप भी इस प्रदेश के एक बड़े वो हैं, आप यहाँ रहते हैं, आप जानते हैं। तो करनी और कथनी में किसके फर्क है, ये बात तो जनता समझ चुकी थी और जनता ने इसीलिए परिवर्तन किया था, जनता के साथ छल किया। 20 से 22 लाख किसानों का कर्ज माफ हो चुका था और इतने और बचे थे वो हम करते, मगर उससे पहले इन्होंने सरकार गिरा दी, अपना षड्यंत्र रचा, गेम खेला और खरीद फरोख्त की, और आप देखिए किस तरीके से अपना षड्यंत्र जमाया। मगर मैं यही कह रही हूँ कि जो स्पार्किंग हो रही है ना, वो इनके करंट में हो रही है, और उसका जो परिणाम आएगा ना, जो उपचुनाव में, जब उपचुनाव होंगे, तो मैं ये कहती हूं कि जनता इसका रिजल्ट देखिए आप कैसा देगी, क्योंकि इनके पास इन्होंने ये तय कर लिया था कि हमें किसी भी तरीके से सत्ता में काबिज होना है। इन्हें ये नहीं पता था कि जनता की बनाई हुई सरकार है ये। अब जनता जब इस चीज के परिणाम देगी ना, तो ये कहीं के नहीं बचेंगे। चलिए रजनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीप्ति जी, रजनीश जी भी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, चलिए सुन लेते हैं। किसानों के माफ हुए, जो कर्जा माफ हुआ। जी बिल्कुल जी रजनीश जी बोलिए। जी देखिए, पहली बात तो ये कि बिजली उपभोक्ताओं के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी उपभोक्ताओं से सीधा संवाद किया और बहुत स्पष्ट है, आधे बिल करने का काम हुआ लॉकडाउन के बीच में भी। जो एवरेज बिल आए उसके बारे में भी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी। तो बिजली के बिल के मामले में तो जो आते थे उससे आधे जो एवरेज बिल आए हैं उनके निराकरण के बारे में भी विद्युत मंडल ने, मंत्री महोदय ने, मुख्यमंत्री महोदय ने, सबने स्पष्ट कहा। और उपभोक्ताओं के सामने मामला आने वाला, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को पढ़ क्या। दूसरी बात, 55,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज किसानों पर था। आपने मात्र 8,000 करोड़ बजट में बंदोबस्त किया था, जिसमें से 5,000 करोड़ आपने उस पर खर्च करने की बात कही थी, वो भी कोऑपरेटिव को डिसबर्स नहीं हुआ था। 50,000 करोड़ कहां से आ गया? हम करने वाले थे, हम करने वाले थे। आप कहां से करने वाले थे? कहीं से करने, और उनको भी धोखा दिया आपने। लिखित में विज्ञापन चिट्ठी कमलनाथ जी की मुख्यमंत्री बतौर जारी की और उसमें कहा कि आप भरो, जो पात्र हैं उन किसानों को भी कहा आप भरो, नहीं तो आप डिफाल्टर हो जाएंगे। और वो किसान डिफाल्टर हो गए, आज दर की ठोकरें खाने को मजबूर हुए। अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो हालात क्या होते आप समझ सकते हैं। इसलिए ये ज्ञान ना दें, पढ़े लिखों को कम से कम समझ में नहीं आता। सुशील जी देखिए, मुझे लगता है बड़ी ऊर्जावान शुरुआत हुई है दोनों राजनीतिक सहयोगियों की तरफ से, बीजेपी और कांग्रेस से, और यही ताकत भी है लोकतंत्र की कि आप गरिमा से लेकिन शालीनता से अपनी बात कहें, और दोनों इसमें पूरे बहुत ऊर्जा के साथ सामने आए। अब जब बिजली पर ही बात हो रही है तो इसको मैं बिजली के अंदाज में ही आगे बढ़ाता हूं कि बिजली का संचारण ठीक से हो, इसके लिए पारेषण और वितरण लाइनें, थोड़ा कठिन हिंदी अगर लगे तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की जो लाइन्स हैं वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है।
और ट्रांसमिशन लॉस भी होता है, और जितनी बिजली आप जिस तरह से, जिस ऊर्जा से आप उपभोक्ताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, और यहाँ उपभोक्ता जनता है, और दोनों राजनीतिक दलों को अपनी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की लाइंस बहुत अच्छी रखनी पड़ेंगी। बीजेपी का पलड़ा इसमें भारी है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। कांग्रेस के यहाँ इसमें चुनौती है, इससे कांग्रेस इनकार नहीं कर सकती। लेकिन आपको क्या लगता है, कांग्रेस इस चुनौती को ढकने की कोशिश इससे करेगी? और ये बात सही है कि वो बिजली के इशू पर बीजेपी को सोचने के लिए मजबूर कर रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी लगातार फैसले कर रहे हैं बिजली को लेकर, तो कहीं ना कहीं बिजली एक बड़ा मुद्दा तो है। तो ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस यानी संगठन, बड़े नेता, किस तरह देखते हैं आप इसके बरक्स इस चुनौती को दोनों दलों की? नहीं, देखिए, चुनौती बीजेपी के लिए और कांग्रेस की लगभग समान रहने वाली, लेकिन मैदान अगर देखा जाए उपचुनाव का, क्योंकि ये उपचुनाव कोरोना काल के बाद होगा और ये देश में भी मैसेज दे सकता है, ये ऐसा चुनाव भी हो सकता है। तो सवाल यही उठेगा कि भाई इतना बड़ा मैदान है। देखिए, आप कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ी, औद्योगिक उत्पादन ठप हुआ, कांग्रेस के पास असंख्य मुद्दे हैं। उन मुद्दों को आप कैसे जो है कंपाइल करके जनता के बीच ले जाते हैं, और जनता आपकी बात को कितना समझती है, उसको ग्राह्य करती है। आपका आंदोलन तब सक्सेस होगा जब जनता उस आंदोलन के साथ जुड़ेगी। देखिए, आपने मुद्दा उठाया महंगाई का, अगर पेट्रोल डीजल का, स्वाभाविक है जनता प्रभावित हो रही है, लेकिन जनता आपके साथ जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही, ये देखना पड़ेगा। आप 2018 में जनता को जोड़ने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस चुनाव में या इस समय में, जबकि इस समय मुद्दे आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, वो पहले से ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास 15 महीने के अपने कार्यकाल की जो भी उपलब्धियां, जिनको आप बोलते हैं कि वो हमारी उपलब्धियां हैं, उनसे कंपेयर कराने के लिए भी आपके पास एक सुविधा है। अगर इन सब चीज़ों को आप इस समग्र तरीके से आप जनता के बीच ले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ज़्यादा इसी पर एक सवाल मेरे मन में आया है सुशील जी, कि ये जो 15 महीने का कार्यकाल है, 14 महीने का कार्यकाल है, ये कांग्रेस के लिए प्लस है या कांग्रेस के लिए चुनौती है? क्योंकि इसके पहले उसके सामने बीजेपी का 15 वर्ष का शासन था और केंद्र में 5 वर्ष का बीजेपी का शासन था, तो उसके पास हमलावर होने के लिए बहुत सारे कारण थे। अब बीजेपी को भी मौका है, वो 15 महीने की तथाकथित खामियों को पकड़ेगी और आपको अपनी उपलब्धियों के साथ अपना एक सुरक्षा कवच भी थे। तो इसको आप किस तरह देखते हैं, कांग्रेस की उपलब्धि हो सकती है या चुनौती है? नहीं, देखिए, कोई किसी भी सरकार का कोई भी कार्यकाल हो, आप जो है वो आधे गिलास वाली जो बात रहती है ना, कि आप देखने में दृष्टि पे है, आप किस दृष्टि से जनता को वो बात दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सरकार काम नहीं करती या कोई सरकार सिर्फ काम करती है, खामियां उपलब्धियां दोनों के पास होती हैं। आप किस दृष्टि से जनता को उससे जोड़ पाते हैं। अगर आप ये बताने में कामयाब रहे कि साहब हमने गिलास आधा भरा था, और जनता इस बात को समझ गई हाँ आधा गिलास भरने में आप कामयाब रहे, तो वो आपको उस नजरिए से देखेगी। और यदि आप विपक्ष ये बताने में कामयाब, सरकार ये करें कि नहीं साहब ये तो गिलास और खाली कर गए, तो वो दृष्टि का मामला रहेगा, और इसमें ही सारी ताकत दोनों दलों की लगने वाली है। तो बीजेपी की कोशिश होगी कि ग्लास को खाली दिखाया जाए और कांग्रेस ये बताएगी हमारा ग्लास भरा था। 15 वर्षों में बीजेपी ने ये ग्लास जो है खाली करने की कोशिश की। दीप्ति जी, लेकिन ये सब ताकत के काम हैं, बहुत सारी एनर्जी लगेगी और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइंस को लेकर सवाल उठते हैं, और आपका एक बड़ा ट्रांसफार्मर जो है वो परिवर्तित भी हो चुका है, वो अब बीजेपी का हिस्सा हो चुका है। आपका एक बड़ा ऊर्जा का केंद्र जो कांग्रेस का था, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके साथ 22 जो और विद्युत उपकेंद्र थे वो भी अब बीजेपी की तरफ चले गए हैं। ये चुनौती आपके लिए ज़्यादा गहरी है, किस तरह देखती हैं आप इसको? फिर मैं रजनीश जी की तरफ आऊँगा। जी दीप्ति जी। देखिए, मैं खुद सिंधिया जी की फॉलोअर थी और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती थी उनकी। मैं उनकी विचारधारा से जुड़ी हुई थी, वो गांधी की विचारधारा से जुड़े हुए थे, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए थे, और वो आज एक दूसरी अपनी विचारधारा को परिवर्तन करके वो दूसरी विचारधारा में गए हैं। उनके साथ कुछ सत्ता के लालची लोग सरकार को धोखा देकर, कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर, गांधी की विचारधारा को धोखा देकर वो चले गए। मैं निश्चित तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि जनता, मैं बार बार अपनी बात कह रही हूँ कि जनता ने परिवर्तन किया था और जनता के मेहनत को बहुत धक्का लगा है, उनके साथ धोखा हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से षड्यंत्र रच के किया, कोरोना जैसी महामारी इतनी जोरों पे चल रही थी उस वक्त, तब भी इन्होंने जनता का ध्यान नहीं रखा और अपने
पूरी तरीके षड्यंत्र में लगे रहे। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि निश्चित तौर पे बहुत संघर्ष फिर से चालू होगा, बहुत ऊर्जा के साथ हमें फिर काम करना पड़ेगा, जनता के हक और हुकूक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को खत्म करना पड़ेगा। हमारे नेता सर्वे करवा रहे हैं और उस सर्वे में अच्छे कैंडिडेटों को दोबारा से उनको टिकट दिया जाएगा उनको, और निश्चित तौर पे हम उपचुनाव में 24 सीटों पर जीतेंगे। जी, तो दावा है कांग्रेस का और बड़ा खमठोक कर दावा है कि 24 सीटों पर अनुकूल परिणामों की बात है। रजनीश जी, आपके यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइंस बड़ी मजबूत हैं, चिंता एक ही है कि बिजली के दाम इतने ना बढ़ जाएं कि उपभोक्ता नाराज हो जाएं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ उपभोक्ताओं से पहले नाराज़गी बीजेपी के उन नेताओं की भी दूर करनी है, जिसमें कुछ नेता तो ऐसे हैं, जिनमें एक नेता का नाम मैं ना लेते हुए कहूँ कि जो आपकी पार्टी के कार्यालय से निकलते हुए ये कह गए कि अब कुछ नाराज़गी तो है, चर्चा चल रही है, नाराज़गी हो भी सकती है दूर, आगे चलती भी रहेगी, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि ये इन लोगों की नाराज़गी भी कम हो। जी देखिए, एक जब जीवंत संगठन होता है, वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है और उसका नेटवर्क होता है, तो स्वाभाविक है खट्टे मीठे अनुभव हर प्रकार के रहते हैं, पर उनको दूर कैसे किया जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ में ह्यूमन टच है कि नहीं है, भावनात्मक लगाव है कि नहीं है, संवाद है कि नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पार्टी में कोई खुल्लम खुल्ला राकेश चौधरी जी को रोकने की तरह दिग्विजय सिंह जैसे मैदान में उतर के बयानबाजी नहीं करता। प्रेमचंद गुड्डू जी को एक धड़ा लाता है, दूसरे 3 विधायक तनखा खड़े हो जाते हैं, बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। राकेश चौधरी के खिलाफ एक साथ 3 लोग बोलना शुरू कर दिए। ऐसे हम मैं कई उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन आपने मेरे संगठन के बारे में पूछा, तो मेरा संगठन इस मामले में धनी है। और इसमें जो आपने जिस लेकिन आपके यहाँ गुपचुप राज्यसभा में क्या हो जाता है, हम लोग देखते ही रह जाते हैं, समझ ही नहीं आता क्या हो गया। जी, मैं आपका सुन नहीं पाया। जी, मैं निवेदन ये कर रहा था कि राज्यसभा में जो हो जाता है, जाटव जी का जो गड़बड़ हो जाता है मामला, ये समझ ही नहीं आता। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और राज्यसभा में भी शुभ रहा है, हमारे दोनों प्रत्याशी जीते हैं और आने वाले चुनाव में भी शुभ ही रहने वाला है, निश्चित तौर पर रहने वाला है। लेकिन जो आप मुद्दों की बात कर रहे थे, तो मुद्दों के तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी धनी है। इन 13-14 महीनों के कार्यकाल में जिनके ये उपलब्धि बताकर प्रस्तुत करने वाले हैं, वही हमारे मुद्दे बनने वाले हैं कि किस प्रकार इन मामलों में जिस माफिया की ये बात करेंगे, वो माफिया के नाम पर हम इनसे सवाल करने वाले हैं, क्योंकि जनता ने भोगा झेला और वसूली जो होती थी उससे, दुकानदारों से, व्यवसायियों से, व्यापारियों से, वो हम उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हैं। किसानों के मामले में धोखाधड़ी के ठगी जिस प्रकार से शिकार हुए हैं, महिलाओं के मामले में, युवाओं के मामले में ढोल चराना और बैंड बाजे बजाने वाला मामला, तो हम सब मुद्दे जो ये उपलब्धि कहेंगे वही हमारे मुद्दे बनेंगे। और आज कांग्रेस सर्वे कराए चाहे कुछ कराए, प्रत्याशियों के मामले में कैसा टोटा है, मुझे लगता है आप दोनों से बखूबी कौन जान सकता है, क्योंकि आप दोनों लंबे समय से मध्य प्रदेश को देख रहे हैं। कई इलाकों में प्रत्याशी नहीं है साहब इनके पास में, ये हालात हैं वहां के, तो नेटवर्क कहाँ का वाइब्रेंट होगा और कहाँ का करंट होगा। स्पार्किंग अलग अलग जगह हो ही रही है, मैं बता ही चुका हूँ। लेकिन आपने बहुत दिलचस्प बात कही है और उसमें बड़ा उत्तर भी दार्शनिक छिपा है, जो आप दोनों ही पार्टियों का सच है। कांग्रेस भी आपकी उन तथाकथित खामियों और असंतुष्टों को देख रही है, जो आपके यहाँ खामी है तो उसकी खूबी बन सकते हैं। और आपने भी बखूबी कहा कि जो कांग्रेस हमारे विरुद्ध जो मुद्दे बनाएगी वही हमारे लिए उपलब्धि हो जाएंगे और हम उन्हीं को शस्त्र बनाकर कांग्रेस की तरफ ढकेल देंगे। ये होगा, ये बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प है और इस लड़ाई में दोनों ही पार्टियों की कोशिश ये है कि उधर ही के लोग जो हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके, उन्हीं को एक हथियार में परिवर्तित करके अपने प्रतिद्वंदी को चोट पहुंचाई जाए या पॉलिटिकल एडवांटेज या माइलेज लिया जाए। जो दल इसमें सबसे बेहतरीन काम करेगा वो दल एज लेगा, जैसा बीजेपी मार्च में करने में कामयाब हुई कि उसने कांग्रेस के ही लोगों को एक टूल बनाया। टूल वो बनने के लिए तैयार थे, तत्पर थे, वो पनाहगाह ढूंढ रहे थे और बीजेपी उनकी पनाहगाह बनी। और ये कहते हुए बनी कि हमने कुछ नहीं किया, ये स्वयं आ गए तो हम क्या करें। कांग्रेस भी उसी कोशिश में है कि कुछ इसी तरह का उत्तर वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दे, क्या दे पाएगी ये वक्त बताएगा। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।